ग्रुप सी का एग्जाम तुक्के का एग्जाम है, आप इसको किस तरीके से मानते हैं? सलाह का बेटा तो निकल गया, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो? अभी फॉर्म आएगा तो मैं पढ़ाई करना चालू करूंगा या मैं पढ़ाई करना चालू करूंगी। इतना समय क्यों लग जाता है लोगों को ग्रुप सी को निकाल? डिमोटिवेट होते थे तो खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? रिश्तेदारों का प्रेशर हर जगह रहता है और साथ में दोस्तों का भी। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपके बगल वाला मित्र जो सेलेक्ट हो जाता है, तो पहले मेरे पास मार्गदर्शन की कमी थी। और आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? जैसे कितने घंटे आप पढ़ते थे सुबह शाम? मैंने 746 क्लर्क अंतिम रूप से उसकी चयन सूची में मैंने स्थान बनाया। साथ ही जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की गई अभी हाल ही में कनी सहायक की परीक्षा है, उसमें भी मैंने अपना लिखित परीक्षा में स्थान सुनिश्चित किया है। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो की जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा है हाल ही में, उसको भी मैंने अपना स्थान उसमें सुनिश्चित किया। इसके इतर मैंने यूकेपीएससी की लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी है, साथ ही अपर पीसीएस की भी मैंने मुख्य परीक्षा इस बार दी है। तो आप सुदूर गाँव पिथौरागढ़ हैं, चाहे चमोली हो या फिर कई हमारे जो दुरुस्त गाँव है यहाँ के, वहाँ के छात्र कैसे तैयारी करेंगे, वो शहर के बच्चों से कॉम्पिटिशन कर पाए? कंटिन्यूटी, धैर्य और डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीज़ें। हेलो और नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल हाल ही में जो आपके पटवारी का एग्जाम हुआ था, इस बार वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था, पर उस डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी ओवरऑल जो टॉपर मेरे सामने आज बैठे हैं, पंकज चंद। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी उधम सिंह नगर से कि हमारे जो उधम सिंह नगर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, तो आज पंकज चंद जी देहरादून में मौजूद थे, तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई। पंकज भाई, अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं मुकुल भाई कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिससे कि मैं अपने विचार लोगों के समक्ष रख सकूं। तो मेरा नाम पंकज चंद है और मेरा जो मूल निवास है वो पिथौरागढ़ है। वर्तमान में हम खटीमा में निवास रहते हैं। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो, मेरे पिताजी सेना में थे तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर राजस्थान से हुई है स्टार्टिंग। फिर उसके बाद हम खटीमा शिफ्ट हो गए, तो मैंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई खटीमा से ही पूरी करी है। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए देहरादून आ गया था और मैंने कॉलेज यहाँ यूआईटी जो कि प्रेम नगर में है देहरादून में, मैंने वहाँ से बीसीए किया। और बीसीए करने के बाद, जैसा कि अक्सर जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, जो हमारा पृष्ठभूमि होती है, वो नौकरी को, मतलब सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ। तो वैसे ही मेरा भी था, क्योंकि मेरा परिवार ऐसा था कि मेरे पिताजी सेना में थे, तो मुझे उस तरफ ज़्यादा झुकाव था सैन्य पृष्ठभूमि होने की वजह से। तो मैं सीडीएस और इन पेपरों को भी, मतलब अपने साथ साथ सीजीएल वगैरह जो भी हैं, मतलब एज अ, मतलब कि मुझे वर्दी वाली नौकरियां ज़्यादा पसंद थी। अब उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था, तो मेरी एज नहीं हुई थी, मैं 2-3 महीनों से रुक गया था। सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड की? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड, ठीक। तो फिर उसके बाद अब सीधे अभी आई तो मतलब काफ़ी, मतलब वो रहता है उत्तराखंड में कि मतलब वैकेंसियां जो हैं काफ़ी लेट आती हैं। तो इसके बाद साथ साथ में जो भी फॉर्म आते थे मैं साथ साथ भरते रहता था। तो 2016 का पटवारी भी मैंने दिया था, उसमें 16 वाला पटवारी दिया था, रनिंग करी थी, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। पंकज भाई, आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि आपकी जो कॉलेज हुआ, बीसीए आपने बताया, क्योंकि बीसीए में देख पा रहा हूँ कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कंप्यूटर बैकग्राउंड से आईटी सेक्टर में जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, मैंने आईटी सेक्टर में भी ट्राई करा, मैंने 2-3 साल जॉब करी है। अच्छा, जॉब करी आपने? 2-3 साल जॉब करी। कॉलेज कब हुआ था आपका? कॉलेज मेरा 2013 सितंबर में पूरा हुआ था। 2013 में कॉलेज। और उसके बाद राज्य स्तरीय परीक्षाओं में कब से आप आए? मैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सर 2015 से आया हूँ। 2015 से। और कोचिंग वगैरह आपने शुरुआत में? कोचिंग वगैरह सर मैंने उस टाइम तो मैं सेल्फ ही करता था। अच्छा। कोचिंग में नहीं जाता था। उसके बाद मैं जब 2019 में देहरादून आया, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ कोचिंग लेना चालू करा। साथ साथ में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी जाने लगा साथ साथ में, ताकि मेरा मतलब मैं अपना मूल्यांकन कर सकूं कि मैं कहाँ कमी हो रही है, किस चीज़ में मतलब मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पंकज भाई जो हैं पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में, भले ही ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था, और उसके टॉपर हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपके कौन कौन से पेपर निकले हैं? मैंने 746 क्लर्क अंतिम रूप से उसकी चयन सूची में मैंने स्थान बनाया। साथ ही जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की गई अभी हाल ही में कनी सहायक की परीक्षा है, उसमें भी मैंने अपना लिखित परीक्षा में स्थान सुनिश्चित किया है। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो की जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा है हाल ही में, उसको भी मैंने अपना स्थान उसमें सुनिश्चित किया है। इसके इतर मैंने यूकेपीएससी की लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी है, साथ ही अपर पीसीएस की भी मैंने मुख्य परीक्षा इस बार दे रखी है। अच्छा, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस दोनों आपने दिया है? की मुख्य परीक्षा दी है। पंकज भाई, एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि आपने देखा होगा कि लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस अभी दोबारा भी आने वाली ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, आपने इनके लिए जो करंट अफेयर थे वो कैसे तैयार करें? इनके लिए करंट अफेयर्स सर मैं स्टडी आईक्यू और साथ ही जो उत्कर्ष की वीडियोस आती हैं मैं उनके द्वारा इनको देखता था। साथ ही जो दिन भर मैं न्यूज़पेपर भी, मेरा मतलब एक रहता है, मैं अगर फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीड करते रहता हूँ। द हिंदू,
या आर्टिकल्स मैं पढ़ते रहता हूँ, इनसे मुझे काफ़ी मदद मिली है। ठीक ठीक। पंकज भाई, आपकी जर्नी भी बहुत थोड़ा अलग से रही है, क्योंकि आपने बीसीए करा था। अक्सर हम देखते हैं कि बीसीए वाले आईटी सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि लाखों के पैकेज होते हैं। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, जॉब आपने करी, तो आपने मतलब सरकारी नौकरी को ही क्यों चुना, मतलब प्राइवेट में क्यों नहीं गए? मेरे पास मौका तो था सर कि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकता था, कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था मेरे कई मित्र थे जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस हुए। तो उसके बाद मैं, लेकिन बैंकिंग की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, सरकारी की तरफ मेरा पहले से ही रुझान ज़्यादा था। तो फिर मैं 6 या 7 महीने बाद मैं जॉब करने चला गया था उसके बाद। तो फिर मैंने जॉब करी वहाँ, लेकिन मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ठीक ठीक। बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी काम करो दिल से ना करो तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो वही संतुष्टि की कमी मुझे हमेशा खलती रहती थी कि कुछ तो चीज़ ऐसी है जो मिसिंग हो रही है। तो वही था, आखिरी में मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया और फिर तैयारी को आया। और एक दूसरा कारण ये भी है कि असुरक्षा की भावना, जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सरकारी नौकरी वाला ही मतलब अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा था, बाकी के लिए ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं करा, लेकिन जो समस्याएं उनके सामने आई थी वो काफ़ी विकट थी। हाँ, मतलब प्राइवेट में हमने देखा ना कि किसी को नौकरी से निकाल दिया। ये था कि सरकारी नौकरी होगी तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, उसको देखते हुए फिर मैंने इस फील्ड में जाना ही ज़्यादा सूटेबल समझा। सही, ठीक है। पंकज भाई, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा यार 2016 से मतलब आपने पटवारी दिया, पर उस समय आपका नया नया दौर था कि आप तैयारी में उतरे थे, आज आपको 2023 आ चुका है, लगभग मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 6 से 7 साल हो गए। तो इस दौरान आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड आपने जो लिया, कैसा वो रहा आपका? मुकुल भाई, मैं जॉब करता था, फिर जॉब करने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो फिर प्रेशर रहता है घर वालों का कि यार अच्छी खासी जॉब है, तुम क्यों छोड़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्या करोगे उसके बाद। क्योंकि चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे या किसी और के, सबको यही रहता है कि जब नौकरी लग चुकी है आपकी तो फिर आपको छोड़ना निर्णय बहुत ही सबसे कठिन निर्णय होता है, नौकरी को छोड़ने के बाद फिर किसी दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करना, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो एक मानसिक दबाव तो था, उससे उभरना भी एक मतलब अपने आप में मतलब वो था कि कैसे मैं इन चीज़ों को हैंडल करूं, और मैंने अपने आप को मानसिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करा। और फाइनली जब मैं यहाँ आया तो फिर उसके बाद एक बार तैयारी अगर ढंग से हो गई तो फिर पेपर क्वालिफाई होते गए। ठीक। पंकज भाई, एक बहुत से दर्शकों का सवाल रहता है, देखिए जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। उधम सिंह नगर वालों की डिमांड पर आज हमारे पंकज भाई हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको जो है इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंकज भाई, एक और चीज़, जब पटवारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ पहला वाला, उसमें आपके कितने नंबर थे? जो अभी कैंसिल हुआ था? हाँ, कैंसिल हुआ था, उसमें मेरे लगभग 79 नंबर थे। 79। और इस बार आपके कितने नंबर आए? इस बार 85.26। इस बार 80 पंकज भाई, आप उधम सिंह नगर से शायद मेरे ख्याल से ओवरऑल तो टॉपर हैं, लेकिन उधम सिंह नगर से भी आप टॉपर हैं। आपका क्या रुख बन रहा है कि किस तरफ आप जाएंगे? आपके कम से कम 5 से 6 एग्जाम निकले, किस तरफ आप जाएंगे? मैं अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो सर लेखपाल उधम सिंह नगर में ही जाना चाहूँगा। लेखपाल, तो उधम सिंह नगर के जितने लोग देख रहे हो, आपके नवनिर्मित लेखपाल आपके सामने हैं। पंकज भाई, एक चीज़ और मुझे बताइए, देखिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, भले ही आपका संघर्ष थोड़ा लंबा रहा हो, लेकिन ऐसा क्या चीज़ होती है कि सभी स्टूडेंट एक ही परीक्षा को निकालते हैं, आप खुद में आप 5 से 6 सरकारी नौकरी लेकर बैठे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? सर मतलब मेन ये होता है कि जब आप तैयारी चालू करना शुरू करते हैं तो आपके पास मेन होता है कि मार्गदर्शन कैसा है। पहले मेरे पास मार्गदर्शन की कमी थी, फिर मेरे 1-2 मित्र हैं जैसे राहुल नेगी जी हैं, और एक मेरे मित्र हैं किशन चंद, जो कि अभी वर्तमान में खटीमा में ही जो अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ क्लर्क के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और जब उनका सिलेक्शन हो गया था मैं उन्हीं के साथ यहाँ देहरादून आया था। अच्छा। एक्चुअल में जब दोबारा कोचिंग करने आया था मैं, तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, तो वो चीज़ मुझे मतलब मार्गदर्शन आपका ये मार्गदर्शन मुख्य रहा है। अच्छा, एक बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल ये रहता है कि मतलब कमेंट बॉक्स भरा रहता है इससे कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी कि जो आपको इतना टाइम लगा, और आने वाले बच्चों को आप ये क्या कहोगे कि ऐसी गलती ना करें? मैं आने वाले बच्चों के लिए मतलब ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपना बेस क्लियर करें। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ सर, पहले क्या होता था एग्जाम में अगर कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक सा दिखा और मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर इस बुक में है, मैं मार्केट में जाके उस बुक को परचेज कर लेके आ जाऊँगा। अच्छा। मेरे पास बुकों का अंबार लग चुका था। अब मैं फिर बाद में इतना हिंदी की मेरे पास 5-5, 6-6 बुक, उत्तराखंड की
भी इतनी मतलब ज़्यादा मतलब हाँ। क्योंकि वो होता है ना कि मतलब देखने का कि मेरे पास बुक है तो मतलब एक अच्छा लगता है। आत्मसंतुष्टि रहती है कि हाँ, हाँ। कि पर्टिकुलर अगर यहाँ से आएगा तो मैं ये पढ़ पढ़ूंगा, लूंगा। चाहे मैंने उतनी बुकें ना पढ़ी हों। हाँ। बाद में मैंने 4 से 5 बुक उत्तराखंड के लिए पढ़ी, लेकिन मेरे पास बुक इससे ज़्यादा थी। अच्छा। मैं क्या करता था कि अगर वन लाइनर आ गया, कोई किसी ने बोला कि भाई वो ज़्यादा बुक वो है, चलो ठीक है यार उसको परचेज कर लो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम जितनी मतलब सफिशेंट बुकें 3 से 4 उनको पढ़िए हर सब्जेक्ट की, और जितना रिवीजन हो सके उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि मेन होता है रिवीजन और कंटिन्यूटी। अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है, अगर आप सीजनल पढ़ाई कर रहे हो कि जैसे अभी फॉर्म आएगा तो मैं पढ़ाई करना चालू करूँगा या मैं पढ़ाई करना चालू करूँगी, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ को ना करें। कंटिन्यूटी, धैर्य और डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी से जल्द सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करेंगी। बहुत अच्छा जवाब पंकज भाई ने दिया, तो शायद सबको उनका जो है जवाब मिल चुका होगा। इसी तरीके से कोई और अन्य सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पंकज भाई, एक और चीज़, जब आपने उत्तराखंड की तैयारी करना शुरू करा तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा आपको कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे इस पर ऐसे मेहनत करनी चाहिए? मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब मेरा निजी तौर पे हिंदी बहुत ही मतलब कमज़ोर विषय रहा है मेरे लिए, खास करके। तो जब मैं यहाँ आया तो मतलब यहाँ मैंने कोचिंग लेना चालू करी तो मैंने हिंदी में ही अपना मतलब वो करा, क्योंकि मेरे हिंदी में 10-12 किस तरीके से हिंदी आपकी सुधरी? मतलब यहाँ मैंने एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे जब जाना चालू करा तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मेरी हिंदी में थोड़ा सुधार आया। साथ ही मैंने कोचिंग भी ली हिंदी के लिए। हिंदी के लिए? हाँ, और मैं उसमें निरंतर हर दिन अभ्यास करता था हिंदी का। 1 से 2 घंटा मैंने पर्टिकुलर सुबह का टाइम हिंदी के लिए फिक्स करा था कि मुझे 2 घंटे हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक। तो ये मैं उस चीज़ को ओवरकम कर पाया अपने। और आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? जैसे कितने घंटे आप पढ़ते थे, सुबह शाम? मतलब मैं ऐसा फिक्स तो नहीं करता था कि पर्टिकुलर इतने घंटे मुझे पढ़ना है। मैं अपना मैक्सिमम टाइम जितना भी मुझे मिलता था मैं पढ़ाई के देता था। अगर मैं सुबह हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मतलब मैं दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट ही पकड़ता था। अगर सुबह मैंने हिंदी पढ़ी है तो उसके बाद थोड़ा सा आधा 1 घंटा मैं करंट भी डेली बेसिस में करता था, या उनकी वीकली वीडियो देख लेता था। कोई भी एक चैनल है जैसे उत्कर्ष वाला है, फूल पत्ती वाली, वो मैं क्लास अक्सर देखा करता था। इसी के साथ दिन के टाइम में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उत्तराखंड की जो भी मेरी क्लास हैं या मेरे प्रैक्टिस सेट के पेपर हैं उनको रिवीजन करूंगा। साथ ही अपना कुछ एक नया चैप्टर डेली पढ़ूंगा और वो रिवीजन मेरा डेली के डेली रहेगा। साथ ही फिर शाम के टाइम में मैं अपना जीएस के सब्जेक्टों को लेके चलता था और जितना मैक्सिमम टाइम हो सके मैं वो करता हूँ। अब विद्यार्थी में डिपेंड करता है कि अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 6 से 7 घंटे पढ़े। उसको जितना सफिशिएंट लग रहा है अपना टाइम 2 घंटे 3 घंटे, फिर वो उसको धीरे धीरे बढ़ा सकता है। ठीक ठीक। पंकज भाई, बहुत अच्छे आंसर आप दे रहे हो। मतलब मेरे को लगता है कि जो भी आपके वीडियो देख रहा होगा बहुत कुछ उसे सीखने को मिल रहा होगा। एक सवाल मेरा ये आपसे है कि जब आप देखते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, चाहे आपके साथ वाले रहे होंगे, खुद आप में, कि इतना समय क्यों लग जाता है लोगों को ग्रुप सी को निकालने में? जो एक मिथ बना है कि मिथ ऐसा है कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम को आप कम से कम 6 से 7 साल मानकर चलिए, तो ये क्यों लग जाता है समय? सर, इसके कारण तो बहुत हो सकते हैं। जैसे एक तो आपका खुद निजी कारण ये हो सकता है कि कहीं कुछ पढ़ाई में कमी हो, कुछ हमारी सरकारी नीतियाँ भी इसके पीछे हैं, क्योंकि बीच में अगर वैकेंसी नहीं आएंगी तो बच्चा पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अब जो चीज़ हमारे हाथ में है पढ़ाई करना, वो हमें करनी चाहिए एक सही दिशा में। और क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ लें लेकिन आपकी दिशा सही नहीं है, हाँ, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत सही दिशा में और एक निश्चित समय तक करी जाए तो सफलता मिलती ज़रूर है। चाहे अब किसी को, मैं कहता हूँ कि अब किसी के पास अच्छा मार्गदर्शन है तो क्या पता उसे 1 से 1.5 साल में सफलता मिल जाए। किसी को लंबा टाइम भी लग सकता है। जैसे मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगा क्योंकि मैंने बीच में नौकरियाँ भी करी हैं, तो फिर उसके बाद में दोबारा आया इस फील्ड में और मुझे फिर आखिरी में फाइनली मुझे सफलता मिली। तो मतलब यही है कि आप अगर निश्चित तौर पर अगर आप निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप डेफिनेटली उसको प्राप्त करेंगे। चाहे आप उसमें समय किसी को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। तो इसीलिए सही दिशा में एक टारगेट बेस लेके आपको अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। पंकज भाई, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे एक यहाँ पर मिथ चला है कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम तुक्के का एग्ज़ाम है, आप इसको किस तरीके से मानते हैं? सर, अब मैं इसे तुक्का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तभी आप, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आते हैं, अगर उसमें से कभी ऐसे ऑप्शन है कि आपने
तुक्का उसे कहेंगे कि आप बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहे हैं, हाँ, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आपने अगर बुकें पढ़ी हैं तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे, तो आपके पास एलिमिनेशन थ्योरी होगी, तो तभी आप उन चीज़ों को करेंगे। लोग अक्सर एलिमिनेशन थ्योरी को तुक्का कह देते हैं, उसे मैं तुक्का नहीं कहूँगा। ठीक ठीक, बिल्कुल। शायद सबका अपना अपना नज़रिया होता है। एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों का ही रहता है कि जैसे आपके घर वाले, कुछ के घर वाले सपोर्टिव होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं। आपके घर वाले कैसे थे, मतलब आपके साथ? मैं इस मामले में बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि मेरे माता पिता दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे हमेशा इतना समर्थन किया है कि अगर मैं कभी इतनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हुआ तो उन्होंने मुझे कभी डाउन नहीं होने दिया। हमेशा उन्होंने मेरे मोरल बूस्ट करा, और फाइनली जब मैं आज सक्सेस हुआ हूँ तो ये श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगा। माँ बाप को देना चाहेंगे। रिश्तेदारों को कैसे, मतलब अगर वो प्रेशर आप पे आता था, कैसे वो टैकल करते थे, चाहे सोसाइटी प्रेशर हो या रिश्तेदारों का या दोस्ती यारी का? सर, ये हर किसी एस्पिरेंट के साथ रहता होगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कि रिश्तेदारों का प्रेशर हर जगह रहता है, और साथ में दोस्तों का भी। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपके बगल वाला मित्र जो सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आपके पास स्वाभाविक तौर पर आपके पास जो प्रेशर होता है वो दुगना हो जाता है। कि चाहे परिवार का हो या रिश्तेदारों का हो, तो उनके पास ये बातें हो जाती कि फला का बेटा तो निकल गया, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो। लेकिन उस समय को अपने आप को केंद्रित होके अपने जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान दें। अगर ऐसी बातें होती भी हैं तो बोलते हैं ना कि अगर इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करें। इसके अलावा आपके पास कोई चांस है नहीं दूसरा कि आप किस दूसरा तरीके से इसको करें। इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए, अग्रसर रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम या पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेट होते थे तो खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? मैं सर या तो कोई अपनी मनपसंद की मूवी देखता था, या फिर मैं थोड़ा बहुत सुबह के टाइम में मैं हमेशा योग करता हूं, तो उससे थोड़ा अपने आप को मुझे बूस्ट करने में मदद मिलती है। चलिए, आपकी पर्सनैलिटी भी योगा वाली लग रही है, थोड़ा आर्मी पर्सन भी आप लग रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी भी अगर कोई जो ग्रुप सी का स्टूडेंट है, जब नया वो जो आ रहा है, या जो पुराना स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बार, वो किस तरीके से तैयारी करे ताकि उसका आप लोगों की तरह कम से कम 4-5 तो नहीं, 3-4 एग्जाम तो निकल ही जाए? तो कोई उसे मूल मंत्र आप देकर जाइए। मैं जो भी विद्यार्थी अभी इस फील्ड में है और प्रयासरत है सरकारी नौकरी के लिए, मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक कंसिस्टेंसी रखें, कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई करते रहें, और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। अगर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग जाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे पास ऑनलाइन माध्यम इतने सारे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, और इतना अच्छा कंटेंट है कि आप अपने घर बैठे, बस आपके पास फ़ोन और अगर नेट कनेक्टिविटी है तो आप अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से 100% अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो आपके मतलब पेपर को मतलब क्वालिफाई करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, मतलब घर में बैठकर तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल। एक और चीज़ पंकज भाई, जैसा हम देखते हैं कि आपके पास संसाधन थे, आपके पापा जी आर्मी में हैं, तो उनसे मतलब आप यहाँ पर पहुँच गए, शहर में पहुँच गए कोचिंग करने के लिए, लेकिन जो आप सुदूर गांव पिथौरागढ़ हैं, चाहे चमोली हो या फिर कई हमारे जो दुरुस्त गाँव हैं यहाँ के, वहाँ के छात्र कैसे तैयारी करेंगे, वो शहर के बच्चों से कॉम्पिटिशन कर पाएँ? सर, जो दूरस्थ गांव हैं हमारे, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, या पहाड़ के जितने भी क्षेत्र हैं जहां नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो फ़ोन परचेज़ कर सकें और अपने आप को कर सकें, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देहरादून का बच्चा आपके पास हर 10 कदम की दूरी पर आपके पास एक कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरीज हैं, उनके पास इतनी मतलब आर्थिक रूप से वो ज़्यादा सक्षम हैं कि वो अपना मतलब यहाँ रह के अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से एक सही दिशा में धार दे सकते हैं। लेकिन हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र या सुदूर क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके पास ना आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उनके सामने निश्चित तौर पर समस्याएं तो हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस दिशा में कुछ ऐसा कदम उठाएगी, उन बच्चों को वहीं पे उनके जो जिला केंद्र हैं वहाँ पे मतलब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि वो बच्चे भी यहाँ के देहरादून या जो मैदानी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके साथ कंपीट कर पाएँ। तो ये थे हमारे साथ पटवारी के जो ओवरऑल उत्तराखंड के टॉपर हैं पंकज चंद जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर उम्मीद करूंगा आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से टॉपर्स के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे जल्द एक नई पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।